तो दोस्तों आज हो गया 9 दिसंबर 2022 यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए हैं। सिर्फ आप निचली फापर खबर शुरू करते हैं उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फापर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गुजरात में भाजपा की लगातार 7वीं बार सत्ता में आने की संभावनाएं प्रबल हो गई है। भाजपा 2/3 सीट हासिल कर इतिहास रचने जा रही है। गुजरात में भाजपा के मृदभाषी चेहरे के रूप में चर्चित भूपेंद्र पटेल एक बार फिर से सूबे की कमान संभालेंगे। पटेल 12 दिसंबर को दोबारा सीएम पद की शपथ लेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेंगे। उम्मीदों के अनुरूप ही भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में भाजपा सूबे में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 5 साल बाद सत्ता में वापसी की है। इसके साथ ही 1990 से चली आ रही सियासी परंपरा फिर कायम रही। कांग्रेस ने 68 सदस्यों वाली विधानसभा में पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। आपको बता दें कि अब तक के ताज़ा परिणामों और रुझानों के मुताबिक कांग्रेस को 40 सीटें मिली है जबकि बीजेपी को 25 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। 2017 के चुनाव में कांग्रेस को 21 सीटें आई थी, यानी 5 साल में कांग्रेस ने 1% ज्यादा वोट हासिल कर करीब 60% से ज्यादा सीटें अपनी झोली में डाल ली है। सपा की विरासत कही जाने वाली मैनपुरी लोकसभा सीट को डिंपल यादव ने बचा लिया है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई इस सीट पर डिंपल यादव ने रिकॉर्ड जीत हासिल की है। आपको बता दें कि डिंपल यादव ने भाजपा के रघुराज शाक्य को 2,88,000 से ज्यादा वोटों से परास्त कर दिया है। डिंपल यादव की इस जीत ने 2019 में मुलायम सिंह यादव की जीत के मार्जिन को बहुत पीछे छोड़ दिया है। आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। इस बात की जानकारी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी है। उन्होंने कहा कि गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है। जितने वोट गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिले हैं उसके हिसाब से केजरीवाल की पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। आपको बता दें कि महज 10 सालों में आम आदमी पार्टी देश की चंद राष्ट्रीय पार्टियों में शामिल हो गई है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत और गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार पर पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट करके हिमाचल प्रदेश की जनता का आभार जताया है, जबकि गुजरात के नतीजों पर कहा है कि वो लड़ाई जारी रखेंगे। आपको बता दें कि चुनावी नतीजों के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, हिमाचल प्रदेश की जनता को इस निर्णायक जीत के लिए दिल से धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के रामपुर विधानसभा सीट पर कमल खिल गया है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने यहां बड़ी जीत दर्ज की है। इस हार के साथ ही समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें कि ये उपचुनाव उनकी प्रतिष्ठा का भी माना जा रहा था, क्योंकि वे 10 बार से यहाँ चुनाव जीत चुके हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कुर्नी में बीजेपी को मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा है। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार के महागठबंधन ने कुर्नी में करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए, सारे हथकंडे अपनाए गए, फिर भी वहां मतदाताओं ने भाजपा की जीत पक्की की। गुजरात में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को कोई खास सफलता नहीं मिली है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भूज सीट पर जरूर दम दिखाया। ओवैसी की पार्टी ने यहां कांग्रेस को बड़ा झटका दिया और दूसरे स्थान कब्जाया। भूज से इमाम उम्मीदवार शकील दूसरे नंबर पर थे। वो काफ़ी देर तक सबसे आगे भी रहे, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी के केशव भाई पटेल से पिछड़ गए। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने गुजरात में इस बार 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। बिहार के कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन को बीजेपी से हार का सामना करना पड़ा है। कुर्नी में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का इमोशनल कार्ड भी काम नहीं कर पाया। तेजस्वी यादव ने लालू यादव की बीमारी का हवाला देते हुए जेडीयू उम्मीदवार को जिताने की अपील की थी। हालांकि उनकी अपील से सहानुभूति जरूर मिली, लेकिन उसे महागठबंधन उम्मीदवार मनोज कुशवाहा जीत में तब्दील नहीं कर पाए। शीत सत्र के पहले दिन राज्यसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वागत किया, तो वहीं विपक्ष ने उनसे अपना भी ध्यान रखने की अपील की। राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति के स्वागत में बोलते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप हमारी भावनाओं को समझेंगे, हम अपनी ओर से आपको पूरा सहयोग करेंगे। यही नहीं, इस दौरान उन्होंने यह दर्द भी बयां किया कि सदन में नंबरों का ही भाषा समझी जाती है और किसी भी दल के नेताओं के अनुभव, तर्कों और विचारों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद कहा कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे और दिल्ली को ठीक करेंगे। उन्होंने कहा है कि दिल्ली को ठीक करने के लिए उन्हें सभी पार्षदों का साथ और केंद्र सरकार का आशीर्वाद चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो भाजपा कांग्रेस का भी सहयोग लेंगे और केंद्र सरकार से भी सहयोग की अपेक्षा है। केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई देते हुए अहंकार न करने की नसीहत दी।
उन्होंने कहा कि अहंकार किया तो ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। लोकसभा में बुधवार को अलग अलग दलों के सदस्यों ने देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने, हरियाणा के खनन श्रमिकों को ध्यान में रखकर अस्पताल खोले जाने और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में असमय वर्षा के कारण आई बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन कराने की मांग उठाई है। भाजपा के सत्यदेव ने जनसंख्या का मुद्दा शून्यकाल में उठाते हुए कहा कि देश में खेती और आवास के लिए सीमित भूमि है, जल समेत अलग अलग संसाधन सीमित है और बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए। महाराष्ट्र और कर्नाटक विवाद के हिंसक होते ही दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बातचीत का फैसला किया है। खबर है कि बसवराज बोम्मई और एकनाथ शिंदे ने मंगलवार शाम फोन पर बात की है। इधर दोनों राज्यों की पुलिस ने भी कार्रवाई तेज कर दी है। अलग अलग संगठनों के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बोम्मई ने भी विवाद को राजनीतिक रंग दिए जाने से इनकार किया है और कहा है कि वो नया विवाद नहीं चाहते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर हमला बोला है। राज्य में आए दिन आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है और फिर से जंगल राज लौट आया है। अपराध अपने चरम सीमा पर है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने से अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। आपको बता दें कि अश्विनी चौबे ने कहा कि नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है और उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की ब्यूरोक्रेसी पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने ब्यूरोक्रेसी पर सत्ता के संरक्षण में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि चंद भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से पूरी ब्यूरोक्रेसी बदनाम हो रही है। उन्होंने सरकार पर चुप्पी साधने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंच चुकी है। कई दिनों से लगातार सफर कर रहे राहुल गांधी मंगलवार को अलग ही अंदाज में दिखाई दिए। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के बीच कोटा में अपने साथी नेताओं के साथ फीफा वर्ल्ड कप का मजा उठाया। जो तस्वीर सामने आई है उसमें राहुल गांधी के अलावा केसी वेणुगोपाल, सीएम अशोक गहलोत मैच देखते दिखाई दे रहे हैं। हैदराबाद के सांसद सऊद्दीन ओवैसी ने इस बार के एमसीडी चुनाव में कई सीटों पर अपनी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एमआईएम से उम्मीदवार उतारे थे। उम्मीदवार तो जीतने के लिए उतारे थे, लेकिन उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले और पार्टी का रिजल्ट फिसदी साबित हुआ। दिल्ली के मतदाताओं ने उन्हें जोर का झटका धीरे से दिया और सिर्फ 0.62% वोट शेयर पर समेट दिया है। जबकि सऊद्दीन ओवैसी ने दिल्ली में जोरदार चुनाव प्रचार और कई रैलियां भी की थी। साल 2016 में हुई नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बेहद अहम सुनवाई चल रही है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और आरबीआई से कई अहम सवाल भी पूछे हैं। अदालत ने कहा है कि वो चुपचाप नहीं बैठेगी। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत 8 नवंबर 2016 को केंद्र द्वारा घोषित नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आर्थिक नीति के मामलों में न्यायिक समीक्षा के सीमित दायरे का मतलब ये नहीं है कि अदालत चुप बैठ जाएगी। साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार किस तरह से निर्णय लेती है उस पर कभी भी गौर किया जा सकता है। अहमदाबाद की मजिस्ट्रेट अदालत ने तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले को 8 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक ट्वीट को लेकर गुजरात पुलिस ने साकेत को गिरफ्तार किया है। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया है कि फर्जी ट्वीट करने के उद्देश्य की जांच के लिए गोखले की हिरासत जरूरी है।